नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 6 सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। आज का जो टॉपिक है वह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस बार बहुत ही अधिक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में आगे बढ़ें इससे पहले एक बात हम कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं आपका। सीधे बात करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। किसी वस्तु के गुरुत्व बल के द्वारा अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद रहता है एवं कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्योंकि जो वस्तु का यह गुण होता है ब्रह्मांड में सभी जगह मौजूद है, कहीं कभी समाप्त भी नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में, और पूछा भी जाता रहता है यहाँ से प्रश्न। इससे पहले जब एग्जाम हुए हैं तो उसमें पूछे गए हैं। आगे बात करें हम लोग ग्रहों के बारे में। वे आकाशीय पिंड, इन सबको आप पहले भी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस ईयर में, जब आप रहे हैं एग्ज़ाम टाइम में, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़े हों, इंटर में पढ़े हों, हाई स्कूल में जो साइंस के विद्यार्थी हों वो इसको पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो आप इन सब को पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए। और साइंस का पूरा कंप्लीट किसी बुक में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो आपको यूट्यूब का मदद लेना पड़ेगा या फिर गूगल सर्च करके नोट्स बनाइए, जो भी जैसा हो आप करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ फॉलो करते रहिए, सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वह आकाशीय पिंड जो अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं ग्रह कहलाते हैं। याद कर लेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है, डायरेक्ट आपको लिख देना है, एग्जाम्पल भी डाल देना है 1-2, जितने ग्रह आप सब जानते हैं। केपलर के नियम, केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए हैं। सीधे सीधे ही आएगा, केपलर के नियम बारे में बताइए 2 नंबर या 5 नंबर में, तो आपको सीधे 3 नियम वही लिख देने। 5 नंबर का प्रश्न खत्म, 50 वर्ड का ही रहता है लिखने को। तो केपलर के 3 नियम है। प्रथम नियम जिसे हम लोग बोलते हैं कक्षाओं का नियम, दूसरा है द्वितीय नियम जो क्षेत्रफलीय चाल का नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफलीय चाल का नियम। तृतीय नियम परिक्रमण कालों का नियम इसे बोलते हैं, और इसका एक फार्मूला होता है, ब्रैकेट में अभी डाल देंगे तो एक काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इससे। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R³ के। T कहाँ पे, T है आवर्तकाल और R है एक डिस्टेंस, जो 2 पिंडों के बीच की दूरी होती है वो एक डिस्टेंस है, R जिसका तीसरी घात है R³। तो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R³ का, ये है तृतीय नियम, इसको आप लिख देंगे। इस तरह से 5 नंबर का आपका प्रश्न और 2 नंबर का तैयार हो जाता है। हम बात करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक दी प्रिंसिपिया में बताया कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता रहता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था 1686 में, अपनी जो उन्होंने पुस्तक थी उनकी दी प्रिंसिपिया, सब जानते हैं, बताया कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता रहता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसी का कारण है कि आप ऊपर कुछ भी उछाल दें नीचे चली जाती है। पृथ्वी पर अगर आप ऊपर कुछ भी उछालते हैं सारी वस्तुएं नीचे चली जाती हैं, एक गुरुत्वाकर्षण के ही कारण है। न्यूटन के अनुसार किन्हीं 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आप फार्मूला मिल जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। तो फार्मूला क्या बन के आ रहा है, F बराबर G m1 m2 अपान R²। क्या है फार्मूला, F बराबर G m1 m2, यहीं पे लिख दे रहे हैं एक बार फिर से, F बराबर G m1 m2 अपान R²। ये फार्मूला है। F बराबर G m1 जो पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 जो दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, अपान R²। m1 m2 के बीच की एक दूरी है जो कि R है, उसी का स्क्वायर। यहाँ पे देख लेते हैं,
एफ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। m1 m2 क्या है, दो पिंडों का द्रव्यमान है। आर क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। जी क्या है, जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है जी का मान 2 नंबर में, और जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको जी का मान याद ही रहेगा, क्योंकि लिखा भी रहता है एग्जाम में, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। आगे हम बात करेंगे गुरुत्व के बारे में। ग्रेविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। बस इतना ही याद रखना है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गुरुत्व की परिभाषा देख लिया, क्या होता है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वही गुरुत्व कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन देख लेते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो डिपेंड सबसे पहले किस पे करता है, पृथ्वी की आकृति। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो जी का मान बढ़ता है। उसके बाद पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, यदि पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही हो तो जी के मान में परिवर्तन कैसे होगा, जी बराबर G1 माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा। स्पष्ट है कि जो आप G1 होगा, पहले तो जी है ही हर जगह, जी तो है ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G1 क्या होगा, जो नया मान होगा, तो G1 क्या होगा, जी से हमें G1 क्या होगा, जी से हमेशा छोटा ही होगा, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आती है। पृथ्वी जब घूमती रहती है उसके कारण जी के मान में कुछ ना कुछ कमी आती है, जो कि क्या होती, RE ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा, यही इतना कमी होता है जी से। अतः अर्थात भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है क्योंकि RE जो रेडियस होती है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक हो जाती है और ध्रुवों पर सबसे कम हो जाती है। इसीलिए जो जी का मान होगा सर्वाधिक, सबसे कम कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक कहाँ पर, ध्रुवों पर होगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमने से भी जी का मान घटता है और यह हमेशा जी से कम रहता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर। आगे बात करें, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, कोणीय वेग, ओमेगा 0 हो जाएगा। तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी और यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती जाएगी। याद रखेंगे सब कंडीशनल प्रश्न है, आपको इंटरव्यू वगैरह पूछा जा सकता है या मेंस में ऐसा कंडीशन दे सकता है 2 नंबर में, तो आपको बताना क्या हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे, पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए, तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। आप फार्मूले से ही देख सकते हैं, फार्मूला क्या था, जी बराबर यही था, G1 माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मान घटता चला जाएगा जी का, इसी में से माइनस होना है, तो आप इसको देख लेंगे। तीसरा क्या पॉइंट है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। तो ये 4 कंडीशन आप याद रखेंगे। ये 4 कंडीशन आप याद रखेंगे। इनमें क्या है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पूछा जाएगा, तो आप 4 कंडीशन यहाँ से दिखा दीजिएगा। 5 नंबर या 8 नंबर प्रश्न आ सकता है। अब देखते हैं एक और अंतिम बचा हुआ, इसमें लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार यह भी पूछा जा सकता है। लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार, बहुत आपने इसको कन्फ्यूजन रहा होगा आपके बीच में, आज यह भी दूर हो जाएगा। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, भार W' बराबर mg+a हो जाएगा, mg+a। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जाती है तो वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से
कम प्रतीत होता है। डब्ल्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो क्या होगा, ए हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए बढ़ जाएगा। तो क्या फार्मूला होगा, डब्ल्यू डैश बराबर एम जी प्लस ए ब्रैकेट में। और जब नीचे की तरफ आ रही है तो अब घटा हुआ प्रतीत होता है भार, डब्ल्यू डैश बराबर क्या होगा, एम जी माइनस ए हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है, वेग समान। चौथा और अंतिम क्या है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। किसी को भी ऊपर से फेंक दीजिए, जहाज से नीचे बहा दीजिए तो मुक्त पिंड के रूप में गिरेगी। उसी प्रकार जो लिफ्ट को कंट्रोल करने वाली डोरी है वह टूट जाएगी तो भी मुक्त पिंड के रूप में आ जाएगी। तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति होती है लिफ्ट के अंदर। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें क्या क्या आपने पढ़ा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसमें पढ़ा है लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार, महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने पढ़ा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। सब यह सब 5 नंबर में आ सकता है। गुरुत्व के बारे में पढ़ा है, 2 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ आपने पढ़ा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, 5 नंबर में आ सकता है यहाँ से भी। और आपने पढ़ा है केपलर का नियम, 5 नंबर में, यह भी महत्वपूर्ण है। और अंत में आपने सबसे पहले पढ़ा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। 2 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर में यहाँ से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है आप लोगों का।